नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सैलरी का घमंड अपने मायके में दिखाना। काजल चहकते हुए बोली, अरे आप ऑफिस से आ गए जी। अब सुनिए ना, एक बात कहनी थी। अमर बोला, हाँ हाँ कहो क्या बात है। तो काजल बोली, मेरे भैया भाभी गोवा घूमने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी उनके साथ गोवा घूमने निकल जाए। हमने भी तो कब से एक साथ वक्त नहीं बिताया, इसी बहाने थोड़ा हमारा भी आउटिंग हो जाएगा। अमर बोला, रे भाई ऐसे अचानक से कोई प्लानिंग भी नहीं। उन्हें उनका वक्त एंजॉय करने दो। तुम बेवजह बीच में आने की क्यों सोच रही हो? कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत है? काजल बोली, मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहती, बस आपके साथ कुछ खूबसूरत पल जीना चाहती हूँ जो याद बन जाए। अमर थके हुए स्वर में बोला, देखो अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। अगर तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो तुम ही टिकट बुक कर लो। स्विट्जरलैंड हो या अमेरिका, जहाँ कहोगी चल दूंगा। काजल बैंक से हाथ बोली, मेरे पास पैसे वो तो रसोई के राशन, सब्जी, दूध, घर का खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पैसे कहाँ उड़ जाते हैं, ये कभी सोचा है? आज ही तो सैलरी मिली होगी। अमर बोला, आते वक्त बड़े भैया के घर गया था, थोड़ी परेशानी में थे, उसे देखा नहीं गया, तो सैलरी उन्हें दे दें। यह सुनकर काजल को गुस्सा आ गया। वाह अमर, अपने घर की जिम्मेदारी समझ नहीं आती तुम्हें, और दूसरों का बोझ सिर पर उठा लाते हो। वो कोई परेशानी में नहीं है, उन्होंने पिछले महीने ही चमचमाती बड़ी गाड़ी खरीदी है। अमर गुस्से में बोला, वो दूसरे नहीं है, अपना परिवार है। हमें साथ मिलजुल कर परिवार के साथ रहना चाहिए। काजल तुनक कर बोली, हम इस छोटे से घर में गुजारा कर रहे हैं और वह लोग ऐसो आराम से रह रहे हैं। अमर शर्ट की बटन खोलते बोला, तुम्हें इतना जलन क्यों हो रहा है? काजल, अरे कल पड़ोस की शादी में तुम्हारी भाभी आई थी। मैं वही पुरानी साड़ियों में शादी में जाती हूँ, पर तुम्हारी भाभी हर मौके पर नया ब्रांडेड, कभी पेरिस की साड़ी, कभी लंदन की जूती, कभी हांगकांग का बैग। अमर बोला, दूसरों को देख रही हूँ कुड़ना ठीक नहीं है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपना शौक है। काजल बोली, हाँ उनके पास सब कुछ है और मेरे पास बस एक पति जो अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घर की फिक्र करता है, हर महीने पैसे लुटा देता है। अमर थक कर बोला, बस करो काजल, सिर मत खाओ। ऑफिस से थका हारा आया हूँ, कम से कम एक कप चाय तो सुकून से पीने दो। हाँ हाँ बना रही हूँ चाय। तुम्हारी भाभी जी का जलवा देख कर तो मेरी आंखें ही चौधी आ गई। सिर से लेकर पाँव तक हर चीज नई, जैसे कोई चलता फिरता शोरूम हो। और तुम कहते हो उनके घर तंगी चल रही है। अमर थोड़ा झुंझलाकर बोला, तुम हर बात में तुलना क्यों करती हो काजल? बोली, तुलना नहीं, मैं तो बस हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। तो क्या तुम्हारे भैया भाभी की खुशियों के नाम पर मैं अपनी हर ख्वाहिश का गला घोटती रहूं? क्या बस यही दिन देखना बाकी रह गया है मेरी जिंदगी में? मैं कहीं घूमने की बात करूं तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं, और उधर वो लोग हर महीने कभी विदेश कभी शहर शहर सैर करते फिरते हैं, और तुम तो जैसे उनकी खुशियों के रखवाले बन बैठे हो, अपनी ही सैलरी का हिसाब तक नहीं रखते। जरा सोचो अमर, आज नहीं तो कल हमें भी अपने लिए कुछ बचाना होगा, कुछ जोड़ना होगा। हर महीने यूं ही सब कुछ लुटा दोगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? देखिए जी, अभी मम्मी जी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, तो मैंने सोचा था इसी बहाने मैं कहीं बाहर घुमाती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो लौटेंगी पूरे 6 महीने के लिए यहीं हमारे घर डेरा डाल लेंगी, और फिर शुरू होगी वह मेरी वही पुरानी ड्यूटी, सेवा, देखभाल, जिम्मेदारियों का पहाड़। आखिर जेठानी जी ने जो फैसला किया था, 6 महीने मम्मी जी वहाँ और 6 महीने यहाँ रहेंगी, लेकिन खर्चा तुम ही करोगे। अमर झुंझलाकर बोला, अरे बस भी करो काजल, हर बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोला करो। अमर चिल्लाकर बोला, भैया भाभी अलग रहते हैं तो क्या हुआ, अपना ही तो खून है, उन्हें जरूरत थी, मैंने मदद कर दी, इससे तुम्हारा क्या चला गया? काजल मुंह बनाते हुए बोली, वो लोग महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर जिंदगी का मजा लेते हैं, हर महीने घूमते हैं, अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते हैं, और मैं तो तुम्हारे साथ 2 पल सुकून की भी तरस जाती हूँ। तुम्हें तो बस मौका चाहिए बगल वाले घर में जाकर बैठकर गपशप करो, जैसे वहाँ तुम्हारी असली दुनिया बसती हो, और यहाँ
यहाँ तो बस मैं पड़े-पड़े तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ। इसीलिए तो सोचा था कहीं घूम आऊँ, थोड़ा जी लूँ, वरना तो बस तुम्हारी माँ की सेवा में ही ज़िंदगी निकल जाएगी। पर मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। अमर सख्ती से बोला, देखो काजल, भाभी तो 6 महीने सेवा करती हैं माँ की। काजल भौवे चढ़ाते बोली, सेवा? अरे वो क्या खूब सेवा करती हैं। जैसे ही मम्मी जी वहाँ जाती हैं, भाभी पहले से ही उनकी टिकट प्लान कर देती हैं। कभी तीर्थ यात्रा, कभी मौसी का घर, कभी मामी जी का घर। मतलब साफ है, काम से उनकी छुट्टी और नाम सेवा का। और यहाँ यहाँ मैं हूँ, बिना किसी छुट्टी, बिना किसी सहारे, बस मैं ज़िम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ी हुई हूँ। अमर झिझलाकर बोला, तुम औरतों का दिमाग भी ना हर बात में साजिश ढूँढ लेता है। अरे! हम औरतों को साजिश समझनी पड़ती है, बस फ़र्क इतना है कि तुम उसे देखना ही नहीं चाहते। अमर हँसते हुए ताना मारता है, और हाँ, तुम तो हर बात में ऐसी उलझती हो जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऊपर से मम्मी जी के टिकट के पैसे भी तुम ही चुपचाप देते हो। मुझे सब कुछ पता है, छुपते-छुपाते न अपनी सैलरी बचाते हो, न मुझे कुछ बचाने देते हो। आटे दाल से लेकर सुई धागे तक हर छोटी-बड़ी चीज़ मैं अपने पैसों से लाती हूँ। कभी सोचा है तुमने, कल को अगर कोई बड़ा खर्च आ गया, कोई मुसीबत खड़ी हो गई, तो क्या करेंगे हम? हाथ फैलाकर भीख माँगेंगे क्या? कौन देगा हमें? अमर लापरवाही से बोला, अरे! अभी से इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भविष्य की। आज मैं अपने भैया-भाभी के काम आ रहा हूँ। कल को ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमारे काम आएँगे। काजल कड़वी हँसी के साथ बोली, जिस भरोसे पर तुम आज सब कुछ लुटा रहे हो अपना, वही भरोसा कल तुम्हारा टूटेगा, तब पता चलेगा। सच तो ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया-भाभी ही सब कुछ है। मैं तो बस इस घर में एक ज़िम्मेदारी बनकर रह गई हूँ। अमर सख्ती से बोला, हाँ काजल, भैया-भाभी और मेरी माँ-बहन सब तुमसे बढ़कर हैं। काजल बोली, अच्छा, अब समझ में आया, तुम मेरे पति नहीं हो अमर, तुम तो बस अपने परिवार के आज्ञाकारी सेवक बनकर रह गए हो। जहाँ अपनी पत्नी की नहीं, सिर्फ दूसरों की खुशियाँ मायने रखती हैं तुम्हारे लिए। काजल की आंखों में आक्रोश और अमर के चेहरे पर झंझलाहट और अहंकार साफ झलक रहा था। अमर झुंझलाकर बोला, जब से घर में कदम रखा है, तुमने तो बस मेरा सिर ही खा लिया। ऐसा है, अगर तुम्हें इतनी ही शिकायत करनी है, तो मैं भैया भाभी के घर ही चला जाता हूँ और वहीं खाना खा लूँगा। तुम रखो अपना ये जहर वाला खाना। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। अमर के घर के पास ही उसके बड़े भाई का घर था। वो वहाँ चला जाता है। काजल जड़ होकर वहीं खड़ी रह गई। वाह! क्या बात है! हर वक़्त बस अपना परिवार का राग अलापते हैं, जैसे मैं इस घर की हूँ ही नहीं। काजल अकेली भीतर सुलगते ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। मैंने इस घर को सँभाल कर रखा है, तभी तो अमर बेफ़िक्र होकर अपनी सैलरी हवा में उड़ा रहा है। कभी भैया-भाभी को खुश करना, कभी बहन और माँ, और उधर भैया-भाभी जब देखो तब कोई न कोई नई फरमाइश लेकर तैयार रहते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, जैसे हमारा घर नहीं, कोई खजाना हो। सच तो ये है, सब के सब बड़े खिलाड़ी हैं, ऊपर से मजबूरी का ढोंग और अंदर से पूरी मौज। अब बहुत हो गया, ये सब, अब मैं यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर कुछ दिनों बाद अमर की छोटी बहन नैना का फ़ोन आया, भैया, आज मेरा जन्मदिन है, वो भी शादी के बाद पहला। हम ताज होटल 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आपको तो कुछ अच्छा-सा गिफ्ट देना ही पड़ेगा। कम से कम वहाँ खाने पर 50-60 हज़ार रुपए का बिल आएगा, तो आपको पैसे मेरे अकाउंट में डालने पड़ेंगे। देखिए, आखिर मेरी इज़्ज़त का सवाल है ससुराल में। अमर तुरंत नरम पड़ते हुए बोला, अरे पगली, तू चिंता मत कर, अभी तेरे अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। जैसे जैसा दिल करे वैसे जन्मदिन मना लेना। गुस्से में काजल ने फ़ोन छीन लिया। बस करिए, आप हर समय पैसे इधर-उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या हम सड़क पर आ जाएँ? तुम होती कौन हो मेरे घर के मामलों में बोलने वाली? तो काजल बोली, यहाँ घर के खर्चे गिन-गिन कर चलाती हूँ मैं हिसाब से, और उधर पैसे ऐसे उड़ाए जा रहे हैं जैसे पेड़ पर उगते हों। अभी तो सैलरी आई थी तुम्हारे हाथ पर, फिर से लुटाना शुरू भी कर दिया। बाहर वालों पर तुम दिल खोलकर दौलत बरसाते हो अमर। चिढ़ कर बोला, वो मेरी बहन है काजल, कोई पराई नहीं। हाँ, वही तो दिख रहा है तुम्हारे लिए।
अपने कौन हैं, ये आज फिर साफ हो गया। याद रखना अमर, इस तरह अगर तुमने आज सब कुछ बाँट दिया ना, तो कल जब ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सिवाय पछतावे के। इसलिए बचत करना सीखो। अगर तुम्हें अपना परिवार ही इतना प्यारा है ना, तो जाओ, उन्हीं के साथ रहो। मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे बिना ये घर चलाकर दिखाना, तब समझ आएगा। अमर अहंकार भरे स्वर में बोला, मुझे धमकी मत दो काजल, मैं अकेला रह सकता हूँ। अपनी सैलरी का घमंड अपने मायके में दिखाना, मेरा परिवार है ना, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। काजल कड़वी हँसी के साथ बोली, बिल्कुल, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, आज जिन पर इतना घमंड है ना, कल वही तुम्हें खून के आँसू रुलाएँगे। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अब देखना तुम्हारा वो अपना परिवार कितना साथ देता है। और हाँ, अगर कभी अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो एक फ़ोन कर देना, मैं चली आऊँगी। अमर अकड़ कर बोला, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे किसी को मनाने की आदत नहीं है, परिवार के साथ रहना, खुश रहना, ये बहुत अच्छी बात है अमर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी पत्नी को ही नज़रअंदाज कर दिया जाए। खुद को हर रोज़ तोड़ने से बेहतर है मैं तुमसे दूर ही रहूँ। काजल आंसुओं में भीगती हुई अपने कपड़े समेटने लगी। वो सूटकेस बंद करती है, हाथ उसके काँप रहे थे, आंखें दरवाजे की ओर उठती है। एक पल के लिए उसे उम्मीद थी कि शायद अमर आवाज़ देगा, रोक लेगा, कहेगा मत जाओ काजल। लेकिन अमर चुपचाप खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके जाने से उसे कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। कुछ दिनों बाद पार्वती देवी तीर्थ यात्रा से लौटती हैं, तो अमर बोला, माँ आप इतना जल्दी आ गई, आप तो मौसी के घर जाने वाली थी। अरे बेटा, न जाने क्यों आजकल सर बहुत भारी रहता है, इसीलिए सोचा अब घर लौट चलूं। पर घर में कदम रखते ही पार्वती जी चारों तरफ बिखराव देकर ठिठक जाती हैं। कमरे फैले हुए हैं, कपड़े उल्टे पुल्टे बिखरे पड़े हैं। पार्वती देवी हैरानी और नाराजगी से बोली, अरे ये घर क्या हाल बना रखा है अमर, हर चीज बिखरी पड़ी है, जैसे घर नहीं कोई उजड़ा हुआ आंगन हो। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोली, काजल वो कहाँ है? अमर गुस्से में बोला, मायके चली गई है। पार्वती देवी, क्या मतलब मायके चली गई? और तूने उसे जाने दिया? अमर ने पूरी राम कहानी सुना दी अपनी माँ को। अरे नालायक! तुझे ज़रा भी अकल नहीं है क्या? अपने बड़ा भैया और बहन के चक्कर में तूने अपनी ही घर गृहस्थी को दाँव पे लगा दिया। अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ बैठा। जा अभी के अभी बहू को मना कर ला। घर बहू से ही बसता है, खाली दीवारों से नहीं। अमर बोला, माँ उसे अपनी सैलरी का बड़ा घमंड है। वो सोचती है उसकी सैलरी के बिना यह घर नहीं चलेगा। उस दिन मायके में रहेगी, खुद ही वापस आ जाएगी। और वैसे भी मायके में किस बेटी का मन लगता है और कौन बाप हमेशा के लिए रखता है। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। सीना तान कर बोला, और आप चिंता मत कीजिए, वो क्या सोचती है, वही आपकी सेवा कर सकती है। मैं हूं ना, मैं आपकी सेवा अच्छे से कर लूंगा। भैया भाभी भी तो हैं, मैं बगल वाले घर से आपके लिए गरम गरम खाना ले आया करूंगा और अपने लिए भी। पार्वती देवी गुस्से में बोली, अमर तू अभी भी नहीं समझ रहा है, जिसे तू हल्के में ले रहा है ना, वही एक दिन तुझे सबसे भारी पड़ेगा बेटा। विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है कि जब चाहा जोड़ लिया और जब चाहा तोड़ लिया। ये तो 7 जन्मों का पवित्र बंधन है। इसे समझदारी, धैर्य और निभाने की नीयत से संभालना पड़ता है, और तू उसे तोड़ने पर तुला हुआ है। अमर थोड़ा झुंझलाकर बोला, माँ अब आप मुझे उपदेश मत दीजिए, मैं सब समझता हूँ। कहते हुए वह भाभी के घर खाना लेने पहुँचता है। 2-4 दिन तो जेठानी कनक ने खाना बना दिया। उसके बाद अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। देखिए देवर जी, अब ये रोज़-रोज़ मुझसे नहीं हो पाएगा। आपकी मम्मी जी को सँभालने और खिलाने की ज़िम्मेदारी तो आपकी पत्नी की थी। अब वो यहाँ नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अमर थोड़ा झेपते हुए बोला, अरे भाभी आप चिंता मत करिए, मैं राशन पानी का खर्चा दे दिया करूँगा। कनक साफ-साफ बोली, बात खर्चे की नहीं है अमर, बात ये है कि मेरे पास भी बहुत सौ काम है, और वैसे भी मुझे 2-4 दिन के लिए बाहर जाना है, तो आप लोग अपना इंतज़ाम खुद ही कर लीजिए। अमर चुपचाप घर लौट आया। जिस सहारे पर मुझे इतना घमंड था, वो तो 2-4 दिन में ही साथ छोड़ गया। शायद काजल सही कहती थी, सच में दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। रात का सन्नाटा था, अमर अकेला बैठा था। उसके मन में उथल-पुथल चल रही थी।
सच में काजल, तुम कितनी आसानी से सब सँभाल लेती थी। ऑफ़िस का काम, घर की ज़िम्मेदारियाँ और माँ की सेवा, सब कुछ, वो भी बिना किसी शिकायत के। उसकी आँखें नम हो जाती हैं। मुझे याद है, एक बार माँ का बदन बुखार में तप रहा था। उसने बिना कुछ सोचे 2 दिन की छुट्टी ले ली और दिन-रात उनकी सेवा में लगी रही। और आज जब तुम नहीं हो, तो वही लोग जिनके लिए मैं सब कुछ लुटा रहा था, माँ की सेवा करने से साफ मना कर रहे हैं। मैंने भी अपने घर की लक्ष्मी को अनदेखा कर दिया। अमर बहुत भावुक हो गया। काजल, तुमने ये मेरा काम नहीं, कभी नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की। मैं तो बस दूसरों के लिए भागता रहा और जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, उसी को अकेला छोड़ दिया। पर अब वक़्त का पहिया पलट चुका था। अमर अब ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ था। अमर ने किसी तरह एक काम वाली बड़ी मुश्किल से रख ली, जो बस माँ के लिए परहेज वाला खाना बना देती थी। खुद तो उसे ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था। खिचड़ी, चाय, मैगी तक ही उसकी दुनिया सिमटी हुई थी। अब हर महीने की सैलरी, राशन, बिजली, पानी के बिल, माँ की दवाइयाँ और काम वाली की तनख्वाह में ऐसे उड़ जाती थी जैसे हाथ में आई रेत फिसल जाती है। कुछ दिन बाद कनक बोली, देवर जी, मेरे मायके में शादी है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, हाथ थोड़ा तंग है, कुछ पैसे दे दीजिए। अमर संकोच और मजबूरी में बोला, भाभी, इस बार पैसे नहीं बच पाए, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा, तो अब आपने असली रंग दिखा रहे हो। जब मैंने खाना बनाने से मना किया, तो अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं बचे। अमर खुद से बुदबुदाया, एक बार मना क्या कर दिया, इतनी बार की गई मदद पल भर में मिट्टी हो गई। सच ही कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन यहाँ तो दरिया ने ही सब बहा दिया। काजल सही कहती थी, मैंने सच में गलत लोगों पर भरोसा किया। पछतावे की आग अब भीतर जलने लगती है। थका हारा अमर जब भैया भाभी के घर से लौटा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल की धड़कन तेज हो गई। माँ बाथरूम के फर्श पर गिरी पड़ी थी, सांसें तेज चल रही थी। काम वाली घर जा चुकी थी। अमर घबरा कर कांपती आवाज में बोला, माँ। वो हड़बड़ाते हुए दौड़ा, आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी तरह उन्हें उठाया। हे भगवान, अगर माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। घबराया हुआ अमर दौड़ते-दौड़ते भाभी के घर पहुँचता है। अमर हाँफते हुए बोला, भाभी, जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए। माँ बेहोश हो गई हैं, उन्हें अभी के अभी अस्पताल ले जाना होगा। कनक बोली, देखिए देवर जी, हमें 2 घंटे में मायके के लिए निकलना है। शादी है वहाँ और वैसे भी ये गाड़ी बहुत महँगी है। कहीं गाड़ी खराब हो गई तो? आप टैक्सी ले लीजिए। भाभी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, कोई टैक्सी तक नहीं मिल रही है। ऐसे में आप कैसे मना कर सकती हैं? आप तो घर की हैं। अमर गुस्से में चिल्लाने लगा, भाभी, यही वो गाड़ी है जिसे खरीदने में मैंने आधे पैसे लगाए थे और आज उसी घर में मैं और मेरी माँ पराए हो गए। आप हमें ही गाड़ी देने से मना कर रही हैं। कनक बोली, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। उसने झट से अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और वह पलक झपकते ही चला आया, क्योंकि वह उसका पड़ोसी दोस्त भी था। अरे अमर, तूने बुलाया? क्या हुआ भाई? अमर घबरा कर, यार माँ की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाना होगा। दोस्त बिना सोचे बोला, चल मेरी गाड़ी यहीं है, जल्दी बैठ। अमर माँ को लेकर भागता है। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात गुजती रहती है, मुसीबतें जब दरवाज़ा खटखटाती हैं, तभी पता चलता है कौन साथ निभाने आया है और कौन सिर्फ तमाशा देखने खड़ा है। अस्पताल, इमरजेंसी वार्ड, डॉक्टरों की भाग-दौड़, कई जाँच, एमआरआई, सीटी स्कैन होता है। फिर कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स आई और फिर डॉक्टरों ने भारी आवाज़ में कहा, देखिए अमर जी, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमर के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है। करीब 10 से 15 लाख रुपए का खर्च होगा। इतनी बड़ी रकम और उसके हाथ खाली हैं। घबरा कर फ़ोन मिलाता है भैया को। अमर रोते हुए बोला, भैया, माँ की हालत बहुत गंभीर है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, आप कुछ मदद कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रकाश भैया ने बोला, देखो अमर, इस समय मेरे हाथ भी तंग हैं, बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, मैं कैसे मदद करूं?
फ़ोन छीनकर कनक भाभी बोलती है, देवर जी, जब 6 महीने आप माँ को रखते हैं तो बीमारी का खर्च भी आपको ही उठाना होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कॉल कट गया। बहन ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। अस्पताल के बीच अमर जड़ हो जाता है। अमर सर पकड़कर फर्श पर बैठते बोला, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जिनके लिए सब कुछ लुटाया आज वही मुंह मोड़कर खड़े हैं। अमर पूरी तरह टूट चुका था। न पैसे, न कोई सहारा, न कोई अपना साथ देने वाला। सची कहते हैं, अपना खून भी वक्त पर पानी हो जाता है। आज उनकी नज़रों में वही दिख रहा था। जिस माँ ने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर निछावर कर दिया, आज वही बड़े लोग उन्हें बोझ समझ रहे थे। अमर ने बिना कुछ सोचे माँ का इलाज शुरू करवा दिया। दोस्तों से उधार लिया, खुद भूखा रहा। कभी मंदिर के बाहर प्रसाद खाकर पेट भरा, तो कभी खुद खाली पेट रहकर माँ के लिए फल, जूस का इंतजाम करता रहा। काम में लापरवाही बरतने के कारण उसे ऑफिस से भी निकाल दिया गया। अब उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। मानो मुश्किलें एक साथ टूट पड़ी हों। अब वह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी यूज नहीं कर सकता था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि आगे का इलाज बड़े शहर में होगा और पैसे लगेंगे। अमर पूरी तरह टूट चुका था। पैसों का इंतजाम करने के लिए उसने अपना घर तक बेचने का निर्णय किया। उन यादों को भी दफन कर दिया जो उस घर की दीवारों में बसती थी। आनन फानन में घर कम कीमत में बिक गया, लेकिन उसने बिना एक पल गवाए पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा। माँ की जान बच गई। अमर माँ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और गिड़गिड़ाते बोला, माँ, पार्वती देवी को जब होश आता है। पार्वती जी कमजोर आवाज में बोली, बेटा तू रो क्यों रहा है? अमर आंसू पोंछते बोला, माँ, आज आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आप अभी बहुत कमजोर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ ले जाऊं। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। मेरा तो हमारा तो घर ही बिक गया माँ, हमारे सिर से छत ही छीन गई। अमर रोने लगता है और आपको सेवा की भी ज़रूरत है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। वो मुड़ता है। काजल सामने खड़ी होती है, आँखों में आँसू लिए। अमर उसे देखते ही लिपट कर रो पड़ता है। काजल, काजल, तुम सही कहती थी। भैया भाभी सब पराए निकले, बस मेहमानों की तरह आए और माँ को देखकर चले गए। एक बार भी मदद नहीं की। काजल धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, थोड़ी बचत सेविंग करना ज़रूरी होता है, पर तुमने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। खैर, अब जो होना था वो हो गया। अमर बेबस होकर, पर काजल, अब मैं माँ को कहाँ रखूँगा? काजल अपनी हथेली खोलती है और एक चाबी निकालती। ये लो अमर। अमर हैरान हो गया, ये चाबी? काजल बोली, तुम्हारे घर की चाबी है? हाँ अमर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सिर्फ नाम की नहीं, तुम्हारी परछाई हूँ। तुम्हारे हर सुख में भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और दुख में भी तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी, क्योंकि साथ निभाना ही नहीं, हर हाल में साथ बने रहना ही असली रिश्ता होता है। जब मुझे पता चला कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब है और वह दिल्ली में एडमिट है, मैं उनसे अस्पताल मिलने आती थी, तुम्हारी गैरहाजिरी में आती थी। फिर रिसेप्शन में पता चला कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और फिर एक दिन तुम उनसे हाथ जोड़कर मोहलत मांग रहे थे कि घर बिक जाएगा, फिर सारी राशि जमा कर देंगे, इलाज शुरू कर। तुम घर बेचने की प्लानिंग कर रहे थे, तो मैंने अपने पापा से कहा। उन्होंने अपने दोस्त से कहकर वही घर खरीदवा लिया। 2-3 लाख रुपए मैंने भी लगाए हैं, बाकी तुम धीरे धीरे लौटा देना। अमर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अमर नजरें झुकाकर बोला, काजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। चलो अपने घर वापस चले। दिल्ली से लखनऊ चलो। तुम सच में मेरी जीवन संगिनी हो। माँ सही कहती थी, बहू को घर ले आओ। काजल उसे गले लगाकर माफ़ कर देती है, पर काजल, मेरी तो नौकरी भी चली गई। काजल हिम्मत देते हुए बोली, मुझे सब पता है, लेकिन कोई बात नहीं, नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। इस बार हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। घर लौटकर अमर और काजल ने पार्वती जी की पूरे मन से सेवा की, दिन रात की देखभाल
और अपनापन देखकर वह जल्दी ही स्वस्थ होने लगी। पार्वती जी ने भावुक होकर अपने बेटे बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए, लेकिन बड़े बेटे के व्यवहार से आहत होकर उन्होंने उससे दूरी बना ली। अमर भी अब समझदार हो गया था। वह उनसे केवल औपचारिक रिश्ते तक ही सीमित रहा, न पहले जैसे नज़दीकी रहे, न ही आर्थिक मदद। अब उसने अपनी जिंदगी का केंद्र अपनी पत्नी और अपने घर को बना लिया। कभी साथ घूमने फिरने जाता, तो कभी छोटे पलों को संजोता। समय के साथ साथ दोनों ने मिलकर धीरे धीरे घर के लिए लिया गया हर कर्ज भी चुका दिया। और इस बार उन्होंने सिर्फ घर ही नहीं, अपने रिश्तों को प्यार की नींव पर फिर से खड़ा कर दिया। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि जीवन में संतुलन बनाकर चला जाए। पत्नी और परिवार दोनों को साथ लेकर चलना ही असली समझदारी है। अपनी पूरी कमाई सिर्फ दूसरों पर लुटा देना बुद्धिमानी नहीं होती, बल्कि थोड़ा-थोड़ा बचा कर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि वक्त कब करवट ले ले कोई नहीं जानता, और मुश्किल घड़ी में अपनी बचत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। आई होप आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग AR की वॉइस।